बिहार में नीतीश कुमार के लिए बहार लाने वाले अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए करिश्मा करने को तैयार हैं। बात उस शख्स की जिसे लोग राजनीति का सबसे बड़ा चाणक्य कहने लगे हैं। नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर भले ही राजनेता ना हो, लेकिन दिमाग लगाने में वो किसी भी मंझे हुए राजनेता से कम नहीं है। और अब प्रशांत किशोर का दिमाग कांग्रेस यानी कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के लिए अब लगाना चाहती है। हालांकि यूपी में हाथ उसका मजबूत हो पाए कांग्रेस का, और उसके बाद दिल्ली भी दूर ना हो, रणनीति कुछ इस तरह से हो। लेकिन क्या सवाल बड़ा है, क्या प्रशांत किशोर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का शोर लाने में कामयाब होंगे? क्या वो दिल्ली की सत्ता तक दोबारा कांग्रेस को पहुंचाने में कामयाब होंगे? यानी ये देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में पीके की पॉलिटिक्स कैसी होगी। लखनऊ में पीके की क्लास में वरिष्ठ कांग्रेसियों ने उत्साह के साथ शिरकत की। हर कोई यह जानने के लिए बेचैन था कि आखिर पीके कांग्रेस के लिए किस तरह के रोड मैप को तैयार करते हैं। मधुसूदन मिस्त्री हो, निर्मल खत्री हो, प्रदीप माथुर हो, नसीब पठान जैसे सरीखे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पीके का दिल खोलकर स्वागत किया। जिन लोगों को बैठक में बुलाया गया था वो ठीक समय पर पहुंचकर अपना स्थान एक अच्छे आज्ञाकारी शिष्य की तरह ग्रहण कर चुके थे। और एक दिलचस्प बात यही थी कि नेता वैसे वक्त पर पहुंचे, ये कम ही होता है, लेकिन यहां पर सब कुछ बहुत मैनेज था। यानी कि आगाज अच्छा हुआ है, अंजाम खुदा जाने। पीके का हाथ कांग्रेस के साथ, क्या यूपी में मजबूत होगा हाथ? क्या चमकेगी कांग्रेस की किस्मत? पीके पॉलिटिक्स। प्रशांत किशोर भले ही बड़े और दिग्गज राजनेता ना हो, लेकिन प्रशांत किशोर ने अपने माइंड गेम से किंग मेकर की भूमिका बखूबी निभाई है। फिर चाहे वो लोकसभा में बीजेपी के लिए प्रचार हो या फिर बिहार में नीतीश कुमार की बयार हो, दोनों बार ही प्रशांत कुमार ने ऐसा दिमाग लगाया कि अच्छे अच्छों का गणित बिगड़ा भी और बना भी। और यही वजह है कि यूपी की सत्ता में काफी पीछे पहुंच चुकी कांग्रेस अब एक बार फिर से जीत की दौड़ लगाना चाहती है। और इसके लिए कांग्रेस ने धमाकेदार चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाले प्रशांत किशोर का हाथ पकड़ा है। 2017 यूपी चुनाव में कांग्रेस की किस्मत कैसे बदलेगी, इसके मद्देनजर लखनऊ में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस मुख्यालय पर बैठक की। पहली बार कांग्रेस के बैनर तले लखनऊ पहुंचे प्रशांत किशोर ने सुनी सबकी, लेकिन बोले कुछ नहीं। पीके का सारा ध्यान इस बात पर रहा कि यूपी कांग्रेस में कौन बड़े नेता हैं, किस जाति के सबसे ज्यादा नेता हैं और पिछली बार चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा था। मीटिंग का जो हमारा आज लक्ष्य था कि हम 2017 के इलेक्शन के सिलसिले में एक डिस्ट्रिक्ट में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हम में कांग्रेस पार्टी को और मजबूत कर सकते हैं, ये अपने जो लीडर्स थे डिस्ट्रिक्ट के उनसे जानने की हमारी आज की इस मीटिंग की अभिलाषा थी। हालांकि पीके के करिश्मे से तमतमाई बीजेपी ने नया राग अलापना शुरू कर दिया है। बीजेपी का साफ मानना है कि पीके उस पार्टी के लिए काम करते हैं जिसके नेता समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। जिस अखिलेश सरकार पर जनता की समस्याओं से मुंह मोड़ने का आरोप है, उसी के समर्थन में तो दिख रही है कांग्रेस की सरकार। उसके दोनों बड़े नेता राहुल जी और सोनिया जी देश की संसद में शोभा बढ़ाते हैं तो समाजवादी पार्टी के समर्थन से। उसकी पार्टी के नेता और प्रवक्ता जब तर्क रखते हैं तो दाएं बाएं से समाजवादी पार्टी को बचाते हैं। तो पहले वो अपनी लाइन तो तय करें,
कि वो सत्तारूढ़ दल के साथ हैं या उसके विरोध में हैं। कांग्रेस के लिए राहत वाली खबर ये है कि एक तरफ भले ही सपा, बसपा और भाजपा बाहें चढ़ाकर चुनावी मैदान में दो दो हाथ करने की चुनौती दे रहे हों, लेकिन कांग्रेस का समर्थन करने वाली आरएलडी मान रही है कि प्रशांत के साथ से कांग्रेस को फायदा जरूर होगा और मौजूदा हवा यूपी सरकार के खिलाफ बह रही है। प्रशांत किशोर जी अगर सहयोग देना चाहते हैं तो क्वालिफाइड आदमी है, उसमें हमको क्या ऐतराज है, उसका तो हम लोग स्वागत ही करेंगे। और जहां तक चुनाव की बात है, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है, ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, इसके खिलाफ लहर बन रही है। खैर यूपी चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस प्रशांत किशोर के सहारे चमकना चाहती है, ये तो साफ तौर पर दिखने वाली बात है। लेकिन एक बात ये भी है कि क्या कांग्रेस की किस्मत चमकाने के बहाने प्रशांत खुद की चमक में इजाफा चाहते हैं? लखनऊ से के न्यूज के लिए शबीर हैदर की स्पेशल रिपोर्ट। बहुत सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, खासतौर से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं और निश्चित तौर पर हम 2017 की बात करते हैं। 7 मार्च का जिक्र कर ले। 7 मार्च यानी कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब दिल्ली में प्रशांत किशोर की मीटिंग हुई। उस वक्त भी प्रशांत किशोर ने कुछ भी नहीं कहा, आज भी प्रशांत किशोर ने कुछ भी नहीं कहा। निश्चित तौर पर मंझे हुए राजनेता की तरीके से ना बोलने में ही फायदा समझते हैं और ऐसा ही वो कर भी रहे हैं। बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और कम से कम उत्तर प्रदेश में बेबस नजर आती है और सारा का सारा दारोमदार गांधी परिवार पर है और गांधी परिवार का भी कुछ ओझ कम होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में प्रशांत किशोर कैसे नैया पार लगाएंगे, निश्चित तौर पर यही उनका कौशल होगा। हमारे साथ इस समय खास मेहमान जुड़ चुके हैं और उन खास मेहमान से हम जरूर आपका परिचय करवाना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ इस समय के शुक्ला साहब मौजूद हैं। जनता दल यूनाइटेड से सुभाष पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से श्याम अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और धीरेन्द्र श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे साथ इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे एक ऐसा विश्लेषण पत्रकारिता के लिहाज से कि आखिरकार कांग्रेस की ये दशा जिस तरीके से हुई है, एक जमाने में पूरे देश में परचम लहराता था और उत्तर प्रदेश की तो बात ही छोड़ दीजिए, पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश उसके हाथ में ही था। आज ये हालत हो गई है, हाथ का कहीं नामो निशान नहीं है। इन टोटलिटी की बात करें, क्या कहेंगे धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी? देखिए, उत्तर प्रदेश में या देश में कांग्रेस के पास 3 बड़ी पूंजी थी। ब्राह्मणों की पूंजी, दलितों की पूंजी और अल्पसंख्यकों की पूंजी। कांग्रेस उम्मीदवार इस वोट को अपना फिक्स डिपॉजिट मान के चलता था, अतिरिक्त में जो जुटाता था उससे जीत जाता। सबसे पहले इस वोट में 77 में सेंध लगा। बड़े स्तर पर अल्पसंख्यक मतदाता कांग्रेस को छोड़ के चले गए। बसपा के उद्भव के बाद दलित मतदाता भी कांग्रेस को छोड़ दिए। ब्राह्मण मतदाता जो कांग्रेस की विशेष पूंजी था, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला। तो कांग्रेस बेस आधार था उत्तर प्रदेश में या देश में, खास तौर से हिंदी भाषी क्षेत्रों में, वो डगमगा गया। डगमगा मैं संकोच से कह रहा हूं, सही बात है कि वो कांग्रेस के पास से हट गया। तो निश्चित तौर पर 3 बड़ी पूंजी, 3 बड़े अवलंब एक साथ हट जाए तो जिस दल का हट जाएगा वो दुखी हो जाएगा। कांग्रेस भी दुखी जमात की एक पार्टी चुनाव को लेकर, लेकिन एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसके पास राष्ट्रीय नेतृत्व है, उसके पास संपूर्ण व्यवस्था का विश्लेषण करने के संसाधन है। तो जब चुनाव होता है तो कांग्रेस मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में खड़ी होती है कि ये चुनाव हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन पिछले 2 दशक से जो परिणाम आते हैं वो कांग्रेस के कहे गए शब्दों के अनुरूप नहीं आते जी। अब इस चुनाव में क्या होगा, इसके लिए अभी समय है।
2017 आने दीजिए करीब, तो उसको करीब से बताया जाएगा। सवाल यह भी है कि जो संगठन चरमरा गया है, जो बूथ लेवल तक जो संगठन की कार्रवाई होनी चाहिए, जो संगठन जिस तरीके से मजबूत होना चाहिए, वो भी जब चरमरा जाता है तो क्या सत्ता तक जो दौड़ होती, क्या वो पूरी कर पाएगी कांग्रेस? ये भी एक बड़ा सवाल है। के शुक्ला जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हालांकि बात हम कांग्रेस की कर जरूर रहे हैं, लेकिन ये भी हमें समझना पड़ेगा पूरे परिदृश्य में कि आखिरकार आपकी कांग्रेस को कमजोर करने में भूमिका कितनी रही, क्या कुछ रहा। लेकिन प्रशांत किशोर का साथ, क्या आपको थोड़ा डर लगता है? ये प्रशांत किशोर ही थे जिन्होंने मोदी को मोदी बना दिया, और इस भूमिका से कम आप इत्तेफाक रखेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी देखिए, प्रशांत किशोर जी एक MBA ग्रेजुएट हैं। उन्होंने एक अपनी कंपनी बनाई हुई है जिसके माध्यम से वो चुनाव की व्यवस्था करते हैं, और चुनावी जो पार्टी हो, जिस पार्टी के साथ वो जुड़ते हैं, उस पार्टी के रीति नीति के अनुसार वो अपना काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा के चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी जैसा नेतृत्व था। 10 साल तक गुजरात में उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में जो उन्होंने परफॉर्म किया था, वो पूंजी थी। मोदी जी का अपना एक करिश्माई व्यक्तित्व पूरे देश में उभर कर सामने आ गया था। भारतीय जनता पार्टी का संगठन जगह जगह पर मजबूती से बना हुआ था। संगठन की मशीनरी, नेतृत्व की मोदी जैसा सशक्त नेतृत्व, और भाजपा के अन्य नेता भी अपने आप में एक पूंजी है, राजनीतिक पूंजी है, जिन्होंने एक लंबी राजनीतिक किशोर की भूमिका के बारे में बताइए। तक पहुंचे हैं। मोदी जी ने भी बाल काल से ही बढ़े, तो मैं यही बता रहा हूं कि प्रशांत, आप मोदी की भूमिका बता रहे हैं, मैं प्रशांत लोगों का साथ उन्होंने किया और उसमें वो सफल हुए। प्रशांत किशोर की भूमिका प्रोडक्ट अच्छा होगा तभी तो आप उसको बेचेंगे, तभी तो आप मार्केट में उसको ले पाएंगे। प्रशांत किशोर जी की भूमिका केवल इतनी थी, जैसे कि चुनाव में बहुत से लोग लगते हैं, प्रशांत किशोर जी भी एक वहां पे व्यवस्थापक, जुमले गढ़ने में, नारे बनाने में, रणनीति बनाने में क्या प्रशांत किशोर की भूमिका थी? राजनीतिक पूंजी थी। अरे मान्यवर शुक्ला जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कैटेगोरिकली पूछ रहा हूं, रणनीति बनाने में नेताओं ने रणनीति बनाई थी, पार्टी के नेताओं ने उस रणनीति का प्रचार का काम कर रहे थे। प्रशांत किशोर जी उसको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी के साथ मिल करके। चलिए, वो नीतीश के पास चले गए। नीतीश का भी एक राजनीतिक कैरियर है, संघर्ष की कहानी है, उसको सफल बना के अब वो कांग्रेस का दामन थामा है। उनकी जो अग्नि परीक्षा अब होने वाली है कि उस प्रोडक्ट को वो बेचने के लिए आए हैं बाजार में, जिस प्रोडक्ट में कोई दम नहीं है, जिसका कोई आधार, जैसा अभी श्रीवास्तव जी हमारे बता रहे थे कि उसका कोई आधार भी खत्म हो चुका है। अब अगर उन्होंने सफलता दिला दी जाएगी तो प्रशांत किशोर जी की लोहा लोग मानेंगे, वरना अभी तक तो हमेशा वो उन लोगों के साथ जुड़े जिनका अपनी एक पूंजी थी, उस पूंजी को उन्होंने बाजार में उतारा। चलिए, नाविक की असल परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। नैया उन्होंने थोड़ी भी पार लगाई, ठीक है, अगर ठीक है, जब धाराएं प्रतिकूल है तभी तो उनकी असल परीक्षा होगी। चलिए, हमने आपकी बात को मान। तक भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हमारे साथ में के शुक्ला जी, वो ये कह रहे हैं कि अब असल अग्नि परीक्षा होगी प्रशांत किशोर के उत्तर प्रदेश में। अभी तक तो बस यूं ही काम चलता रहा कि मोदी के चुनाव में, यानी 2014 के चुनाव में उनका कोई योगदान नहीं, जैसा वो बता रहे हैं। उन्होंने कोई उस पर काम नहीं किया, वो खाली प्रचार करते रहे, बहुत हल्का कर दिया उन्होंने। हालांकि हमने खुद देखा है किस तरीके से वो रणनीतिक तौर पर प्रशांत किशोर लगे रहे। बहरहाल, बिहार को भी उन्होंने कमतर आंक दिया, प्रशांत किशोर कोई भूमिका नहीं, जबकि पूरे का पूरा क्रेडिट बताते हैं जाहिर आए, और खुद नीतीश कुमार ने भी ये बात कही, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रशांत किशोर की भूमिका को अलग कर दिया। बहरहाल, ये बात हम सुभाष पाठक जी से ही जान लेते हैं। सुभाष जी, प्रशांत किशोर की कितनी बड़ी भूमिका रही थी बिहार में, हम जरूर जानना चाहेंगे। कोई शख्स अगर मेहनत कर रहा है, आपके साथ लगा हुआ है, तो उसकी भूमिका को इस तरीके से मटिया मेट कर देना, मुझे लगता है शुक्ला जी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, लेकिन फिर भी आप बताइए। नहीं,
प्रशांत किशोर की भूमिका बिहार के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने एक रणनीति के तहत अपने रणनीतिक कौशल के जरिए कुछ ऐसे स्थानीय मुद्दों को उठाया और उनको हमारी पार्टी के जो संगठन था वहां पर माननीय नीतीश कुमार जी तो पूरे वहां लोकप्रिय नेता थे ही, और जो महागठबंधन बना उसके सहायता के लिए, देखिए मनीष जी, जब चुनाव होता है तो उसमें तमाम प्रकार के लोग अपने कौशल को दिखाते हैं और तमाम प्रकार के हथियार को उपयोग करते हैं। उसमें एक आजकल सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत बढ़ा है जी। और सोशल मीडिया के ये बहुत बड़े रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो अभूतपूर्व सफलता दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, और 2015 के विधानसभा के चुनाव में बिहार में ये इनका रणनीतिक कौशल बहुत ही गजब का है। हम लोग इनको जानते हैं। इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। उस नेटवर्क के सहारे स्थानीय स्तर की क्या समस्याएं हैं इसको बहुत जल्दी और तुरंत फुरत सोशल मीडिया के जरिए नेताओं को और नेताओं की बात को जनता के बीच में कौन सी बात कहां रखी जाए, इसके बहुत बड़े माहिर खिलाड़ी हैं। इसका उपयोग कांग्रेस यहाँ उत्तर प्रदेश में ले रही है, हमारा निश्चित मानना है। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता है, ये किसी भी चीज को एक पार्टी के विषय में नहीं, ये समग्रता की दृष्टि से देखते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। इन्होंने बिहार में भी इसी प्रकार से देखा कि बिहार में इस समय महागठबंधन, अगर महागठबंधन में लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस मिल जाएगी तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन यहां लाया जा सकता है, जिसका परिणाम हम सभी ने, पूरे देश ने नहीं पूरे विदेश ने देखा कि एक बड़ा परिवर्तन वहां बहुत बड़ी लड़ाई के बाद तमाम भ्रामक अफवाहों को फैलाने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी वहां सफल नहीं हो पाई। उसका कारण नीतीश कुमार जी की जो नेतृत्व, कुशल नेतृत्व था, महागठबंधन की जो मजबूत पकड़ थी और इनका जो चुनावी प्रबंधन था प्रशांत किशोर का, इन सब ने मिल करके बिहार में एक बहुत बड़ी जीत दिलाने का महागठबंधन को काम किया जी। आज उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, कांग्रेस यहाँ एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसने यहाँ पे उनको बुला करके बात सुनने का काम किया है। मेरा ये मानना है कि बिहार मॉडल पे भी उत्तर प्रदेश में अगर रणनीतिक एक महागठबंधन बनेगा तो निश्चित तौर पर जो उत्तर प्रदेश की जनता यहाँ इस सरकार से, वर्तमान सरकार से ऊब चुकी है, परिवर्तन चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की नीतियों से जो यहाँ की जनता ऊब चुकी है, तो इन दोनों केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार से निजात पाने के लिए मेरा स्पष्ट मानना है कि यहाँ पे जनता एक जो यहाँ गठबंधन बनेगा जिसमें कांग्रेस रहेगी और हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड और तमाम लोगों से बात हो रही समान विचारधारा की पार्टियों से, ये जो महागठबंधन होगा निश्चित तौर पर विकल्प बनेगा। और इसमें प्रशांत किशोर की सोशल मीडिया के जरिए महती भूमिका होगी। और जहां तक जो खबरें हैं उसके मुताबिक भी, जो जानकारी हमारे पास तक आई उसके मुताबिक भी यही है कि जो प्रियंका की बात चल रही है, जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि अगर राहुल और प्रियंका को लंबी दौड़ में शामिल होना है तो पहले उत्तर प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाना होगा कि वो सरकार चलाने के लायक है, और कम से कम 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी अगर है इस प्रदेश की तो यहाँ के लोगों को भरोसा में लेना उचित है। और इसी वजह से खबरों के मुताबिक तो यही कि अगर प्रियंका का चेहरा इस्तेमाल किया जाएगा उत्तर प्रदेश में तो उसके पीछे पहली और बड़ी भूमिका प्रशांत किशोर की अपने रणनीतिक कौशल की होगी। क्या कहेंगे आप श्याम अली साहब? सत्ता में आप मौजूद हैं, आपके पास चेहरा अखिलेश है, लेकिन चेहरा अखिलेश के बारे में अब चुनाव आते आते ये समझ में आ रहा है कि दोहरा चरित्र, दोहरे व्यक्तित्व के वो स्वामी हैं। एक तरफ एक डीआईजी एक थप्पड़ मारने, किसी बुजुर्ग को थप्पड़ मारता है तो उसको 15 दिन के अंदर बहाल कर दिया जाता है, और एक व्यक्ति को आप 8-8 महीने तक बहाल नहीं करते हैं। ये दोहरा चरित्र, दोहरे व्यक्तित्व के साथ अब जबकि आपका चुनावी वर्ष चल रहा है, अखिलेश यादव का चेहरा कुछ इस तरह के सामने आ रहा है, क्या कहेंगे आप? मनीष वाजपेयी साहब, आप जो बात कह रहे हैं माननीय अखिलेश जी के बारे में जी, कि डीआईजी ने किसी बुजुर्ग को थप्पड़ मारा तो उसको सस्पेंड कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी किसी को बर्खास्त नहीं कर सकते, पावर किसी मुख्यमंत्री में नहीं है, न प्रधानमंत्री में है। जहां तक सवाल
आप हमारी सरकार की बात कर रहे हैं। अभी हमारे साथी बगल में बैठे सुभाष पाठक जी हैं, ये भी कह रहे थे, हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के भी कह रहे थे। देखिए, चाहे प्रशांत कुमार जी हों, चाहे जो भी लोग हों, काठ की हांडी जो है एक बार चढ़ती है। मोदी जी की हांडी जो थी, जिस तरह से उन्होंने देश की जनता के साथ छलावा किया था, आरएसएस के लोगों ने ये गलत प्रचार किया था, उसका नतीजा था कि पूरे देश में बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन सरकार बनने के बाद एक ही साल के अंदर इनका चेहरा जो है उजागर हो गया। आपने दिल्ली में देखा, उत्तर प्रदेश जहां में तक बिहार का मामला है, प्रशांत कुमार श्याम अली जी, विधानसभा चुनावों की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें तो बेहतर है। हम लोकसभा की बात ही नहीं कर रहे, अतीत जीवी ना होइए। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, मैं उसी पहलू पे आ रहा हूं मनीष वाजपेयी जी, सीधे सीधे नहीं किसी पे जाया जाता है। अच्छा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जहां तक प्रशांत कुमार जी का सवाल हो, चाहे कांग्रेस का सवाल हो, कांग्रेस पार्टी जब से देश आजाद हुआ है, करीब 50 साल तक तो कांग्रेस पार्टी ने ही शासन किया है। कांग्रेस पार्टी को कौन सी हवा दे देंगे प्रशांत कुमार जी? जब 23 दिसंबर 1949 को एक पुलिस का दीवान मुकदमा लिखाता है कि बाबरी मस्जिद के अंदर एक व्यक्ति ला करके फला आदमी मूर्ति रख रहा है, उसके बाद कांग्रेस जो है बाबरी मस्जिद में ताला लगवा देती है, उसमें रिसीवर नियुक्त कर देती है। 1986 में ताला खोलवा देती है कांग्रेस पार्टी। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री होते हैं, वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री थे। 1989 में राजीव गांधी जी ने बाबरी मस्जिद जहां पर थी वहां राम मंदिर का शिलान्यास करा दिया। 1992 में जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि हम बाबरी मस्जिद करेंगे। 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद करा दिया गया। जब तक कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, तमाम दंगे हुए, वो चाहे हाशिमपुरा हो, चाहे मलियाना हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे अपने बारे में भी कुछ कह लीजिए। आज इन दंगों को कांग्रेस ने जो काम किया है, श्याम अली जी अपने बारे में कह लीजिए। आलोचना करना मैं अपनी बात सरल होता है, सरकार में आलोचना करना सरल होता है कि अगर हमारी सरकार के अखिलेश यादव की सरकार में क्या कुछ हुआ वो भी कह लीजिए आप कृपया करके। वाजपेयी जी, तो हमने मुकदमा लिखाया, हम क्या चीज? मैंने कहा अपने बारे में कह लीजिए, आलोचना का काम सरल होता है। मैं कह रहा हूं मनीष वाजपेयी जी, मैं अपने बारे में आपको बता रहा हूं कि अगर हमारी सरकार में अगर दंगे हुए हैं तो हमने दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई किया है, हमने दंगा पीड़ितों को मुआवजा दिया है, हमने दंगा पीड़ितों की मदद किया है। हमारी सरकार ने हमेशा इंसाफ किया है, हम इंसाफ के खिलाफ नहीं गए हैं। यही कांग्रेस पार्टी आपने सारा कुछ किया, अधिकारियों के ऊपर सौंप दिया है। चलिए श्याम अली जी, बॉम्बे के श्याम अली जी, आपने यही काम किया है कि जो कुछ हुआ है। देखिए, अगर आप बात में छेड़ रहे तो आप बीच में नहीं, मैं आपको रोकता हूं। आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप विषय पर आइए, अगर आप जो मैं विषय पर बिल्कुल रहना चाहता हूं श्रीमान जी। अगर आप रोकते हैं तो मैं आपकी बात को सुन रहा हूं। हाँ, मैं यही कह रहा हूं। मैं चलिए, हमारे पास हमारे साथ में जहां तक कांग्रेस को सत्ता में आने की बात आप मनीष वाजपेयी जी कह रहे हैं जी, जब 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में दंगा हुआ, महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। श्री कृष्ण आयोग ने जब रिपोर्ट दिया कि शिवसेना के नेता नारायण राणे जैसे के जवाब मैं दंगे में दोषी थे, उनको कांग्रेस ने अपनी पार्टी। श्याम अली जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। प्रशांत कुमार जी कौन सी हवा दे देंगे मनीष वाजपेयी जी? नहीं, प्रशांत किशोर जी कौन सी हवा देंगे तो प्रशांत किशोर जी बताएंगे, मनीष वाजपेयी नहीं बताएंगे। मैं चाहता हूं कि अगर आप मुद्दों पे आ रहे हैं तो प्रशांत कुमार जी हमारे नेता। चलिए, हमारे साथ में सुरेंद्र राजपूत जी खुद मौजूद हैं इस वक्त। श्याम अली जी, आपको मैं रोकना चाहता हूं। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ खुद ही मौजूद हैं और वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने पे। हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी आपके साथ जुड़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर वहां पे अभी 7 मार्च को एक मीटिंग हुई जिसमें कांग्रेस के प्रदेश के बड़े वरिष्ठ नेता गए हुए थे और आज यहां पर भी मीटिंग हुई। आप कितने आशावान हैं प्रशांत किशोर के साथ जुड़ने पर, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अब किस तरीके से आगे बढ़ेगी, हम जरूर जानना चाहेंगे आपसे। देखिए मनीष जी, सच्चाई ये है कि कांग्रेस की नीति का, रणनीति का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रशांत किशोर जी हमारी मदद करेंगे। राजनीतिक रूप से जो फैसले होंगे कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस पार्टी के फैसलों को सही तरीके से
सोशल मीडिया में कांग्रेस पार्टी के फैसलों को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने के काम में जिस प्रकार से पूरी दुनिया में एजेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है, प्रशांत किशोर जी की उसमें विशेषज्ञता है, उनके अनुभवों का, उनकी सफलता का और उनकी विशेषज्ञता का हम लोग पूरी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जिस तरीके से भी इस्तेमाल हो सकेगा। अब इसमें तो कहीं कोई वो नहीं है। रही बात नीति की, रणनीति की बनाने की, तो कांग्रेस अपनी नीति और रणनीति हमेशा 128 सालों से स्वतंत्रता की भी नीति स्वयं बनाई कांग्रेस ने, और उसके बाद चुनाव हर 5 साल में लड़कर के जीतती रही। विपक्षियों का आरोप रहता है हमारे ऊपर कि 60 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई है, तो कांग्रेस ने सरकार राजतंत्र में तो चलाई नहीं, हर 5 साल में चुनाव जीतते रहे, और वो भी बगैर किसी PR एजेंसी के जीतते रहे। प्रशांत जी की आज में आवश्यकता है उनकी विशेषज्ञताओं का, उनकी कंपनी की विशेषज्ञताओं का कांग्रेस लाभ लेगी, और उसका हमें पूरी उम्मीद है कि पंजाब में भी लाभ मिलेगा और उत्तर प्रदेश में भी लाभ मिलेगा। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के मेहमान मौजूद हैं, के शुक्ला साहब हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता कांग्रेस का, अब ये दगा हुआ कारतूस है, इसका कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। के शुक्ला साहब को तो ऐसे ही कहना भी चाहिए, वही उनको गरिमा में नहीं लगता है। कल की डेट में के शुक्ला साहब से पूछा जाए 1984 में पूरे देश भर से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें आई थी, तो क्या वो दगे हुए कारतूस हो गए थे, या फुसफुसा गए थे, या लक्ष्मणिया तोप हो गए थे? कभी आदमी को अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए किसी भी शख्स को, भारतीय जनता पार्टी के विशेषकर किसी भी नेता को, जो अभिमान से ग्रसित लगे। अभिमान तो हिंदुस्तान के ग्रंथों में कहा गया है, रावण का तो ये तो भारतीय जनता पार्टी अभी 283 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 416 सीट थी 1984 में। तो जब हमारा अभिमान तब नहीं किया, ये तो उन पर अभिमान कर रहे हैं। भाजपा के अन्य बड़े नेता थे जिनका अपना एक आधार है। प्रशांत किशोर उसमें एक उसी तरह के सहयोगी थे जैसे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता यहाँ से दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक लगे हुए थे। आज तक किसी ने इस बात को ऐसा है शुक्ला जी, आपको 16 करोड़ वोट मिले हैं और कांग्रेस पार्टी को 11 करोड़ वोट मिले हैं। कांग्रेस पार्टी राजपूत जी की आवाज आ नहीं रही है, सुनाई नहीं पड़ रहा है, वरना मैं उनकी बात का जवाब अभी देता आपको। चलिए, हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स के बारे में, उनकी रणनीतिक कौशल के बारे में, और खास तौर से अब उत्तर प्रदेश में वो कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का काम करने की दिशा में बढ़ रहे हैं आगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, के शुक्ला, सुभाष पाठक जी, शाहद अली साहब मौजूद हैं, धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी मौजूद है, और हमारे साथ अभी अमरीश गौतम साहब भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। स्वागत है अमरीश जी आपका हमारे साथ जुड़ने पर। अमरीश जी, बहुत सारे सवाल हैं कांग्रेस को लेकर। बगैर संगठन के सत्ता तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, और सत्ता ही वो संजीवनी है जो संगठन को जिंदा रखती है। और ये दोनों वाइसे वर्षा में दिक्कत ये हुई कि उत्तर प्रदेश में ना तो आप सत्ता में रहे, और संगठन की पकड़ भी उतनी मजबूत नहीं रही, जो कि ग्राउंड रियलिटीज हैं, बूथ लेवल तक जो आपका मैनेजमेंट होना चाहिए वो नहीं है। ऐसे में ऊपरी तरीके से हमने देखा कि राहुल गांधी आए, हेलीकॉप्टर से आए, उड़कर चले गए, और हमें कोई बहुत ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश की धरती पर मिलता हुआ आपको दिखा नहीं। ऐसे में प्रशांत किशोर की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होगी और किस तरीके से कांग्रेस पुनर्जीवित हो पाएगी? उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं अभी। अमरीश गौतम जी। जी, देखिए, जैसा कि सब जान रहे हैं, प्रशांत किशोर जी जिन्होंने मोदी जी की भी नैया पार लगाई है, और बिहार में भी नीतीश कुमार जी को पुनः CM बनाया है, तो मैं समझता हूं कि उनमें कुछ तो खासियत है, जब भी वो इतना सब कुछ करके और उन दोनों जगहों पर जो है पार्टी को जिताने का काम किया है। तो देखिए, शिल्पकार तो बहुत होते हैं, लेकिन शिल्पकार अच्छा पत्थर समझ करके और उसको तराश करके जिस तरह से मूर्ति बनाता है, तो उसी तरह से हम समझते हैं कि प्रशांत किशोर जी के अंदर भी कुछ ना कुछ तो जरूर संगठन को लेकर के, संगठन को किस तरह से कार्य रूप में परिणत किया जाए, किस तरह से, किस विचारधारा, किस रणनीति के तहत तैयारी की जाए। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी के अंदर कुछ तो खासियत है कि उन्होंने जो उदाहरण हमारे सामने हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए हम उनके
उनकी नहीं, आपके रणनीति का, अंदर उनकी काबिलियत क्यों नहीं कार्यक्षमता है? पर सवाल नहीं उठा सकते। हमें तो अमरीश गौतम उम्मीद जी लगती है कि वो निश्चित रूप से। अमरीश गौतम जी, आपके अंदर काबिलियत क्यों नहीं? हम ये मान लें कि राहुल गांधी और प्रियंका का चेहरा, सोनिया गांधी का चेहरा चुक चुका है, डिस्चार्ज बैटरी है। देखिए, अब प्रशांत किशोर जी आए हैं, क्या वो ज्यादा बड़े हो गए हैं क्या? नहीं, देखिए किसी भाई हमारे जब बाजुओं में दम नहीं होता, बैसाखी का सहारा हम तब लिया करते हैं। अमरीश गौतम जी सका नहीं है उनका। नहीं, देखिए कोई बैसाखी इसको नहीं कह सकते, इसको हम एक अच्छी सोच वाला इंसान, अच्छी रणनीतिकार और अच्छा एक संगठन को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए उस तरह की रणनीति वो बना सकते हैं। तो हम उसमें राहुल गांधी जी की कार्य क्षमता या सोनिया गांधी जी की या हमारी अपनी कार्य क्षमता पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन हमें उस प्रशांत किशोर जी की कार्य क्षमता पर इसलिए विश्वास करने की आवश्यकता है कि वो किस तरह से हम सबको इकट्ठा करके पार्टी को अच्छी मजबूती दे सकेंगे। मैंने वही कह रहा था मैं कि एक मैसन जो मिस्त्री होता है, ईंटें तो वो एक सी होती हैं, लेकिन एक मिस्त्री की कार्य क्षमता ऐसी होती है, उन ईंटों से वो कितनी अच्छी बिल्डिंग बना सकते हैं, कितना अच्छा उसको सजा करके बना सकते हैं। मैं यही कह रहा हूँ अमरीश जी, भिन्न इकाइयां, मैं यही कहना चाहता हूँ, हैं उनको जोड़ करके कैसे चला जा सकता है। श्रीमान अमरीश गौतम जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अब जो आप मिस्त्री है वो आप इंपोर्ट कर रहे हैं। आपके अपने पास पूरे देश में इतना बड़ा संगठन है, इसमें आपको एक मिस्त्री नहीं मिला, अब आप इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं यही बात जो कहना चाह रहा था वो यही है, आप मिस्त्री कह लें, आप कुशल रणनीतिकार कह लें, लेकिन आपके पास नहीं है, अब उसको बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। इसको आप, यही मैं कहना चाह रहा हूं, इसको इंपोर्ट। चलिए धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी, आप नहीं मैं आऊंगा आपके पास। धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी, आप जो इंपोर्ट करने की संज्ञा दे सकते हैं, अपने अपने विचार हैं, चलिए, लेकिन मैं समझता हूं कि अच्छी बात, संगठन को जोड़ करके काम लेने की बात, धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी, को मजबूती देने के लिए संगठन को जोड़ना एक अलग बात है। तल्ख हकीकत है धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी, कई दशक हो गए सत्ता से बाहर है, और सत्ता से बाहर होने के चलते हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनका भी हम अंदाजे बयां देखते हैं। आपको कितने फीसदी आपको लगता है कि हाँ भाई प्रशांत किशोर कोई जादू डाल देंगे बगैर उस पार्टी में जिसका कि संगठन बूथ लेवल तक गड़बड़ा चुका है? देखिए, प्रशांत किशोर जी अच्छे रणनीतिकार हैं, लेकिन वो अच्छे रणनीतिकार तभी साबित हो सकते हैं जबकि सेना रहे। कांग्रेस का अभी सब कुछ अगर पर निर्भर है। अगर उसका दो बड़े दलों में से किसी एक से समझौता हो जाए, अगर उसका परंपरागत वोट वापस लौट आए, अगर प्रियंका गांधी को फोकस करके उनको नए चेहरे के रूप में उतार दिया जाए, कांग्रेस अभी अपने इन तमाम जो उसके अगर हैं उसका जवाब तलाशना है, और बहुत मजबूती से प्रशांत किशोर 2 बैठकों में 7 मार्च को और 10 मार्च को यहां चुप रह करके इस अगर का उत्तर तलाश रहे हैं, और किस हद तक तलाश पाएंगे ये तो चुनाव बताएगा। लेकिन फिलहाल तक कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश का जो संभावित चुनाव है उसमें मैदान में आने के लिए, लड़ने के लिए नहीं, मैदान में अपनी उपस्थिति मजबूती से जताने के लिए भी कड़ी मेहनत कर दी है। ठीक कह रहे, वो कितना मेहनत कर पाएगी यह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर निर्भर है, कांग्रेस के नेताओं पर निर्भर है। वो प्रियंका गांधी को उतारते हैं या 2 बैठकों में श्रीमती शीला दीक्षित जी को बड़ा प्रमुखता दी गई है। वाकई शीला दीक्षित को प्रमुखता दी गई, कुछ ऐसे ही मोहसिना किदवई जी को फिर से प्रमुखता दी गई है। कुछ ऐसी चीजें हमें आगे और देखने को मिलेंगी जिसमें कि जो पुराने हाशिए पर या कह सकते हैं पुराने उत्तर प्रदेश का जिनके साथ बहुत जुड़ाव रहा है, शीला दीक्षित का कद रहा है। पहली बार वो चुनाव जीती तो उसके बाद में उनको केंद्रीय मंत्री का दर्जा मिला था, कन्नौज संसदीय क्षेत्र से वो जीती थी। और पूरी की पूरी बेल्ट की अगर हम बात करें, जिस समय शीला दीक्षित कन्नौज से जीती थी तो पूरी बेल्ट जो है वो कांग्रेस में हो गई थी। यद्यपि ब्रह्मदत्त द्विवेदी फर्रुखाबाद से चुनाव लड़ते थे, उसके बावजूद भी शीला दीक्षित ने अच्छी तरीके से कांग्रेस को वहां पर जिंदा रखा हुआ था। ऐसी और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्या गठबंधन की राजनीति हावी होगी? वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, वही बात मैं कह रहा हूं, कई ऐसे नाम हैं जो गिनाए जा सकते हैं। और क्या वो नाम दोबारा
क्या वो नाम दोबारा उत्तर प्रदेश की कांग्रेस में उसी प्रमुखता के साथ लिए जाएंगे, एक बड़ा सवाल है। शाहद अली साहब, क्या गठबंधन की राजनीति के चलते क्या आप उस राजनीति पर जाएंगे? एकला चलो आप चुनाव लड़ेंगे, प्रशांत किशोर को लेकर कुछ आप भयभीत होंगे, या सरकार की जो नाकामियां हैं उनको विपक्षी दल भुनाएंगे? आपको लगता क्या है? मनीष वाजपेयी साहब, अभी बीरेंद्र साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जो परंपरागत वोट है कांग्रेस के, वो सारे परंपरागत वोट जो है उसके चले गए हैं। मैंने अभी आपसे एक बात कहा था कि 1949 से लेकर के 1992 तक की जो घटनाएं हुई हैं, उससे एक बहुत बड़ा तबका जो कांग्रेस के साथ में अल्पसंख्यक वर्ग का था, वो कांग्रेस से बिल्कुल अलग हो गया। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग ये चाहते हैं कि कौन सा नेता सेकुलर है। आज सेकुलर राजनीति अगर कोई कर रहा है तो समाजवादी पार्टी कर रही है, और समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव जी कर रहे हैं। आज जो हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रही है, हमको किसी ब्रांड की, हमको किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है वाजपेयी साहब। हमारे मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी अपने आप में एक ब्रांड खुद से हैं। शाहद अली साहब, उन्होंने इतना काम किया है, इतना विकास किया है पूरे प्रदेश का कि आज हम अपने विकास के दम पर हम उत्तर प्रदेश में दोबारा फिर मैं आज आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं शाहद अली साहब, जिसके पास संगठन नहीं होता है, जिनके पास विश्वास नहीं होता है। जी शाहद अली साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं। आप बहुत बड़ा तमगा, बहुत बड़ा अवार्ड और बहुत बड़ा आप एक कहते हैं पुरस्कार देते हैं कि बहुत बड़े मसीहा हैं सेकुलरिज्म के नाम पर मुलायम सिंह यादव। सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलरिज्म क्या है? मुझे जरा इसके बारे में समझाएं। सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलरिज्म ये है वाजपेयी साहब जी, मैं आपको सेकुलरिज्म का पूरी तरह से समझा दे रहा हूँ। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी सेकुलरिज्म, वो लोग जो अदायकता की राजनीति करके इनके नेता कोई अभी श्रीमान शाहद अली साहब, सेकुलरिज्म की डिफिनीशन है, दूसरी तरफ कांग्रेस का सेकुलरिज्म मैंने आपको बता दिया वाजपेयी साहब। मैं आपको सेकुलरिज्म की डिफिनीशन बता रहा हूँ। जी मुझे समझाइए सेकुलरिज्म है क्या? कहते हैं जो सारे लोगों को, हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, दलित, सबको लेकर के साथ में चलता है, वही सेकुलर लीडर होता है, वही सेकुलरिज्म है। यही बात हमारे मुलायम सिंह यादव जी करते हैं। मुलायम सिंह यादव, मानवर शाहद अली साहब, माफ करिएगा, पार्टी सत्ता में उत्तर प्रदेश की राजनीति की फिजाओं में मुलायम सिंह यादव सेकुलर होते होते इतने सेकुलर हो गए कि मुलायम से मौलाना मुलायम कहे जाने लगे। आप इसको सेकुलरिज्म कहते हैं क्या? आप इसको सेकुलरिज्म कहेंगे क्या? हम इसको सेकुलरिज्म इसलिए कहते हैं कि मुसलमानों को जिन लोगों ने इंसाफ नहीं दिया, यही कांग्रेस के लोग जो सत्ता में थे उत्तर प्रदेश के अंदर, जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में मुलायम अगर हो जाएंगे वही तो ये सेकुलरिज्म नहीं होगा। कम से कम मुलायम सिंह यादव रहते उर्दू का विरोध करते थे। चलिए, और चर्चा पीके की पॉलिटिक्स को लेकर चल रही, लेकिन जब बात शुरू होती है तो फिर बात बहुत दूर तक जाती है, और जब बात राजनीति की हो तो उसका ना तो आदि और ना अंत, ना और ना छोर, और कुछ ऐसा इस चर्चा में फिलहाल हो रहा है। चीजें बहुत सारी हैं। के शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे थे शाहद अली की तमाम बातों को लेकर। के शुक्ला जी, आप अपनी बात को रख सकते हैं, आप काफी देर से अपनी बात को कहना चाह रहे हैं। मैं अली भाईजान की बात का जवाब देना मैं अली भाईजान की बात का जवाब देना चाहता हूं, जिसमें वो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी सबसे सेकुलर पार्टी है, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। एक धर्म विशेष के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव, ये कहाँ का सेकुलरिज्म है? सेकुलरिज्म मतलब होता है सबके साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने की कला। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, इसको न देखकर देश के प्रदेश के हमारे हित किस बात पे होगा और आम जनता का भला किसमें होगा, इस तरह के काम करना सेकुलरिज्म होता है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश मंत्री बने तो उन्होंने कहा कि हम अगर लोगों को रोजी रोटी नहीं दे सकते हैं तो विदेश में रोजी रोटी कमाने वालों के मार्ग में बाधक भी सरकार नहीं बनेगी, और उन्होंने सबको पासपोर्ट जारी करा दिए। परिणाम हुआ कि मुसलमानों के साथ सबसे ज्यादा लाभ मिला, और बाहरी संख्या में अरब कंट्री में, दुबई में, जगह जगह पर जहां पर भी तमाम टेक्नीशियन के रूप में मुस्लिम भाई वहां पहुंचे,
और उनकी संपन्नता बढ़ी, उनका आर्थिक आधार बढ़ा। लेकिन उन्होंने मुसलमानों के लिए नहीं किया था। उन्होंने कहा था जो भी रोजी रोटी कमाने के लिए विदेश जाना चाहे वो जा सकता है। उन्होंने धर्म के आधार पर निर्णय नहीं लिए। कृतित्व ही आपके सेकुलरिज्म। जी शुक्ला जी, सवाल यही है, जरूर मिला, क्योंकि विषयांतर हो जाता है और मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। विकास इनका जरूर हुआ। जी शुक्ला जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। सवाल सिर्फ इतना है कि आपका कर्तृत्व ही आपका व्यक्तित्व का निर्माण करता है। आदमी ये कहे कि मैं दाऊद का साथी हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है शुक्ला जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। और भी लोग हैं जिनको मौका देना है, और भी लोग हैं जिनको मौका देना है। पाठक जी, हमने जो यहाँ पर बात कही वो इसलिए कही थी कि मुलायम सिंह यादव धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म के नाम पर मौलाना मुलायम हो गए, और मैं ये समझता हूं कि उसका व्यक्ति का कृतित्व ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। एक व्यक्ति नहीं, दो व्यक्ति नहीं, बाकायदा मीडिया में, बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में उनकी टोपी लगी हुई चेहरे, उनके दावत इफ्तार, तमाम चीजें ऐसी थी जो कि मौलाना मुलायम में वो कन्वर्ट हो गए। तो एक तरफ धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये कदापि नहीं होता है कि आप एक धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म की पैरवी करने लगे। कम से कम मैं तो ये मानता हूं और तमाम लोग भी यही मानते होंगे। टोपी पहन ली, लोग ये कहते थे, और वो भी जाली वाली। तो ये तमाम चीजें इस तरह की धर्मनिरपेक्षता, इसको नहीं कहा जा सकता है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं सुभाष पाठक जी? पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि गठबंधन की राजनीति में उत्तर प्रदेश में कितना कुछ भला हो पाएगा कांग्रेस का, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। वाजपेयी जी, उत्तर प्रदेश में गठबंधन ही भला करेगा। यहाँ पर जो वर्तमान सरकार चल रही है इससे उत्तर प्रदेश की जनता ऊब चुकी है, और निश्चित तौर पर बिहार का जो मॉडल है, वहाँ जो महागठबंधन ने जहाँ भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पे धूल चटाने का काम किया है, वैसे ही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जो समाजवादी पार्टी के बीच मिली भगत है, इसका एक्सपोजर हो गया है बिहार चुनाव में। बिहार में महागठबंधन के नेता के रूप में स्थापित माननीय नेता मुलायम सिंह जी ऐन मौके पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप सब मीडिया में ही बातें आती रही कि केवल भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए मुलायम सिंह ने उस गठबंधन से किनारा कर लिया था। उनको ये लगा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर हम लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो वहां हार जाएगी, और हम लड़ेंगे तो वहां पे वोटों का बंटवारा होगा। लोगों ने देखा कि इनके अलग होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को वहां नुकसान हुआ है। यहाँ उत्तर प्रदेश में मेरा स्पष्ट मानना है कि जो प्रशांत किशोर का यहाँ आना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर आज भी माननीय नीतीश कुमार जो बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनके ये सलाहकार है। उनको कैबिनेट स्तर का वहाँ दर्जा प्राप्त है बिहार के अंदर। ये जो केवल कांग्रेस नहीं, कांग्रेस चूंकि बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर, गठबंधन में वो अहम भूमिका निभाएगी, इसलिए प्रशांत किशोर का यहाँ आना हुआ है। और एक यहाँ महागठबंधन जिसमें कांग्रेस अगुवाई करेगा, जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार, शरद यादव जी रहेंगे, लालू यादव जी रहेंगे, और तमाम ऐसे नेता जो यहाँ उत्तर प्रदेश की पार्टी के और अन्य पार्टियां हैं, वो सारे लोग मिलकर के महागठबंधन बनाएंगे। और मैं आपको वादा करता हूँ कि वही महागठबंधन यहाँ विकल्प बनेगा, वही यहाँ सरकार बनाने का काम करेगा। जनता ऊब चुकी है इन लोगों से, और इनके ऊपर जो ये हमारे सयाद अली साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस आज इनको दंगाई पार्टी नजर आ रही है, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं, इन्हीं की पार्टी ने परमाणु समझौते मामले में जब वामपंथियों ने केंद्र की यूपीए पहले सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, यही माननीय नेताजी, यही नहीं कि पार्टी ने आगे बढ़ के समर्थन देने का काम किया था, जिसे आज दंगाई पार्टी कह रहे हैं। 10 वर्ष निरंतर ये केंद्र की सरकार को सत्ता में उनको सुख भोगाते रहे, अपना सुख भोगते रहे। अब आज इनको दंगाई पार्टी आ रही है, और इनके नए प्रयोगों का स्वागत किया जाना चाहिए। मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी, पाठक जी बहुत शुक्रिया आपका अपने विचार यहाँ पर रखने के लिए। नए प्रयोग का स्वागत किया जाना चाहिए। जमाना चूंकि बदल रहा है, इसलिए नए नए प्रयोग होते रहने चाहिए, लेकिन हाँ, अपने बाजुओं को इतना बुलंद और इतना मजबूत रखना चाहिए कि कम से कम जरूरत ना पड़े। ये भी एक अकाट सत्य है, और इसको भी ध्यान रखना चाहिए। कम से कम अपने स्वास्थ्य के लिए तो यही बेहतर होता है, और यही कमोवेश राजनीतिक दलों और उनकी विचारधाराओं पर भी लागू होता है। बहुत शुक्रिया आपका शुक्ला जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। पाठक जी आपका भी बहुत शुक्रिया। अमरीश गौतम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सयाद अली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।
और धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कम से कम उत्तर प्रदेश की धरती प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स का भी नजारा देखेगी, उनके रणनीतिक कौशल का भी नजारा देखेगी। क्या वाकई सत्ता में तो नहीं, लेकिन क्या वाकई कांग्रेस को बढ़त दिला सकते हैं प्रशांत किशोर, और क्या वाकई कोई जादू कर सकते